बॉस से जाइगोट बताइए कितने होंगे। अब सबको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, निकुंज बच्चे आपने 8 लिखा, 8 कैसे होंगे बच्चे? देखिए क्या होगा आंसर, देखिए आपको क्या करना है बच्चे, सिंपल गैमेट्स फॉर्मेशन सबने सीख लिया। अब जाइगोट से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से समझिए क्या करना है। ये जीनोटाइप दे दिया कि इस जीनोटाइप की क्रॉस इससे होगी तो कितने जाइगोट बनेंगे। अब समझिए क्या आंसर होगा। सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ गैमेट्स, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। 1 2 3 हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं बच्चे? तो हेट्रोजाइगस पेयर है 3, तो 2 रेज पावर 3 मतलब गैमेट्स बनेंगे यहाँ 8 बनेगा। यहां भी कितने गैमेट्स बनेंगे? तो 2 रेज पावर 3 मतलब बनेंगे 8, तो 8 इंटू 8 बच्चे 64 जाइगोट बनेगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो बोलिए, फिर से बताएं क्या करना है बच्चे। अगर हमारे पास 8 इंटू 8 गैमेट्स पहले जीनोटाइप से बने, 8 गैमेट्स दूसरे जीनोटाइप से, तो पूछा जाएगा हाउ मेनी जाइगोट फॉर्म। तो आपको क्या कर देने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 इंटू 8 64 टाइप की जाइगोट बनेगी। सबको क्लियर बच्चे? हमें क्या करना है, एक तो गैमेट्स फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है, एक आता है बच्चे, हाँ हाँ बच्चे दो, हाँ आप ये सही बोल रहे हैं कि 2 गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनेंगे, तो 8 इंटू 8 कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल होंगे बच्चे? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन तो 64 है। कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 84 64 होंगे। यस सर। अच्छा मान लीजिए, देखिए हम अगर ऐसे बनाते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसमें 4 इंटू 4 कितने कॉम्बिनेशन बनते? 16 बनते। यस सर। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? पॉसिबल कॉम्बिनेशन 64 नहीं होंगे? होंगे। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन हो रही तो हम दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन देके बोलते हैं। अब बताइए, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने जाइगोट बनेंगे? सिक्सटीन बनेंगे। देखिए आप यहाँ 2 रेज पावर 2 मतलब हो गया 4, यहाँ 2 रेज पावर 2 मतलब हो गया 4। अब हम आपको बता के बताते हैं, जैसे गैमेट्स बनाना होगा तो ऐसा होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां भी बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पहली गैमेट्स कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरे कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसकी क्रॉस हो रही है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो 4 इंटू 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने? 16। क्लियर बच्चे? समझा गया? अगर जाइगोट आएगा तो हमें क्या करना है, जाइगोट आएगा तो हमें गैमेट्स बनानी है, और गैमेट्स को आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन से गैमेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितने गैमेट्स बनेंगे? 16। क्लियर बच्चे? सबको कंसेप्ट क्लियर? अब तीसरा बना के बताइए कितने बनेंगे जाइगोट। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। हाँ, हाउ मेनी जाइगोट फॉर्म? पहले निकालना है कितने गैमेट्स बनेंगे और फिर गैमेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सुषमा आपका आ रहा है 16, मीनाक्षी आपका आ रहा है बच्चे 8, और अनुज आपने, हाँ शीतल आपका 16, गुंजन 12। इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है बच्चे? अभी तक तो पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए। समझिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मतलब यहाँ पे एक ही हेट्रोजाइगस पेयर है, 2 रेज पावर 1 2 गैमेट्स। क्लियर? यहाँ हेट्रोजाइगस पेयर कितने बच्चे? 3, 2 रेज पावर 3 8 8 इंटू 2 16।
जाइगोट। तो 12 कैसे आ गया बच्चे? आप मेरी बात को समझिए, क्या करना है, पहले हमें गैमेट्स फॉर्मेशन सीखना है, और गैमेट्स फॉर्मेशन बच्चे आ जाएगा तो गैमेट्स बने 4 इंटू 4 तो 16, 8 इंटू 2 तो 16। क्लियर बच्चे? पारुल आपका जो 12 आया, मीनाक्षी 12 आया, अलीसा 16 सही है। अब क्लियर हो गया बच्चे? जिनका 12 आया उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया। 12 नहीं आना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, पहले गैमेट्स निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, आपको गैमेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए गैमेट्स से तो पॉसिबल निकल जाएगा जाइगोट। क्लियर? चलिए, तो अब आपके पास ये अब हमें ये कॉम्बिनेशन बताइए, सही होना चाहिए सबका। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। चलिए बताइए कितने जाइगोट बनेंगे? अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब सब सही है। कुछ सही है, निकुंज सही है, कोशिका सही है, लक्षिता सही है, वंशिका सही है, फिर मीनाक्षी आपने फिर बच्चे 6। इतनी गलती कैसे हो रही है? गुंजन सही है, इशिका सही है। आप मल्टीप्लाई कैसे कर रही हैं, पहले हमें ये बताइए। 8, कुछ 8 लिखे हैं, कुछ लिख रहे हैं 0। अलीसा 0 कैसे होगा गैमेट्स जाइगोट? 2 रेज पावर 0 बच्चे 0 होते, पूरी मैथमेटिक्स भूल गए। हाँ समझिए, देखिए यहां क्या है, कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है। 2 रेज पावर 0 1, यहां हेट्रोजाइगस पेयर 3 है 8, तो 8 इंटू 1 बच्चे 8 ना होंगे आंसर। फिर 6 जो आप फिर जो है 16 ले आए, कैसे 16 आ गया? क्लियर कंसेप्ट बच्चे? 2 रेज पावर 0 मतलब कोई हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है, तो एनीथिंग पावर 0 क्या होता है बच्चे? सिंगल 1। तो आपको 2 रेज पावर आपको 0 तो 1, तो 1 इंटू 8 क्या होगा? 8। क्लियर बच्चे? सबको जाइगोट फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद दूसरा क्वेश्चन जाइगोट से आएगा। हाँ चलिए, अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। सर 1 मिनट रुक जाइए। जा, स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे क्या बच्चे? सर नोट कर रहे हैं। नोट कर रहे थे, अच्छा ठीक। तो जो हमने मिटा दिया वो तो नोट कर लिए थे ना? सर वो रह रहा था। अच्छा, जब हम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कुछ नहीं है, बस 2 मिनट लगेंगे, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने देखे थे ऐसे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। कितने गैमेट्स बनेंगे? 2 रेज पावर 3 8, 2 रेज पावर 3 8, मतलब 64 जाइगोट बनेंगे। यहाँ बच्चे था 4th ऐसा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, और यहाँ थे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहाँ बने थे 2 रेज पावर 0 1, यहाँ 2 रेज पावर 3 8, तो 8 इंटू 1 8। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़े। यस सर। हो गया ना? चलिए, यस सर। चलिए अब हमारे अंदाज से सबको आ गया गैमेट्स फॉर्मेशन और सबने सीख ली जाइगोट। जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा उसी से हमारा आंसर जाइगोट पे आ जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाएं। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कितने गैमेट्स बनेंगे? हाउ मेनी गैमेट्स फॉर्म? यहीं पर कुछ बच्चे गलती कर दिए थे, इसलिए मैं दोबारा बताना पड़ रहा है। कुश 1, निकुंज 1, लक्षिता 1, फिर गलती हो गया। सुषमा, यही गलती बच्चे नहीं करने। 2 रेज पावर 0 क्या होगा? 2 कहां से होंगे? हाँ, अब एक बच्चे केवल गलती कर रहे हैं, बाकी सब सही लिख रहे हैं। बच्चे यहां पर कोई हेटेरोजाइगस पेयर है? नहीं, तो 2 रेज पावर 0, तो नंबर ऑफ गैमेट्स क्या होगा? नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे 2 रेज पावर 0, मतलब 1। क्लियर? हाँ, यही गलती आपने किया था जाइगोट में, इसलिए हमने फिर से इसे बताया कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर 2 रेज पावर 0 है तो 1 होगा गैमेट्स, ना कि 0 होंगे। और कुछ बच्चे ने तो 0 को मल्टीप्लाई करके 8 में जाइगोट भी 0 लिखा था। अब समझ में आ गया सबको? छोटा सा कंसेप्ट कि नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने हैं और गैमेट्स को गैमेट्स से मल्टीप्लाई करके क्या निकालें? जाइगोट। तो हमने क्या किया बच्चे? गैमेट्स कैसे बनते हैं और गैमेट्स से क्वेश्चन आएगा तो जाइगोट कैसे बनेंगे। अब सबको समझ में आ गया? चलिए, अब क्रॉस से पहले हम थोड़ा सा मेंडल की हिस्ट्री देख ले, तब हमें समझ में आएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, रैंडम क्रॉस क्या होता है। तो उससे पहले हमें मेंडल की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखनी है। कभी कभी मेंडल के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से समझिएगा। ये अब मेरे अंदाज से गैमेट्स और जाइगोट बनाना सब निकाल लेंगे ना। चलिए, और ये गलती नहीं कीजिएगा, जब कोई भी हेटेरोजाइगस पेयर नहीं आया तो 1 लिखेगा, ना कि 0 या 2। अब मेंडल की क्रॉस से पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल की डाइहाइब्रिड, ट्रेस क्रॉस, बैक क्रॉस, उससे पहले थोड़ा सा हमें मेंडल की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी देखनी है। कभी कभी मेडिकल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से आता है। मेंडल को हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा था, क्लासिकल जेनेटिक्स कहा था। तो इनके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के समराइज फॉर्म देखें। हमें बताइएगा मेंडल की बर्थ कब हुई? बर्थ जो क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी ने एक्सपेरिमेंटल ईयर इंक्लूड किया है। चलिए, मेंडल की बर्थ सारे बच्चे बताएंगे। मेंडल की बर्थ, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इसलिए मेंडल के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मेंडल की बर्थ डेट 1822 सही है अलीसा, बट कब? 1822 ईयर सही है, याद रखिएगा बच्चे। 22 जुलाई 1822 मेंडल की एक्सपेरिमेंटल ईयर जो एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड किया है। अभी हाल में नीट में पूछा भी गया था 1856 to 1863। हाँ, मेंडल की एक्सपेरिमेंटल ईयर 7 ईयर की एक्सपेरिमेंटल ईयर थी और इसमें था 1856 से 1863। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल काफी क्वेश्चन आते हैं। कौन सा? हाँ, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थे गार्डन पी। गार्डन पी की बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या थे? आपको पाइसम सटाइवम। इस बार भी मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन था, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स सेलेक्टेड बाय मेंडल? कितने? 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग कहने का मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, ये इस बार का भी क्वेश्चन है। तो मतलब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन रहता ही है। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स सेलेक्टेड बाय मेंडल।
ट्रू ब्रीडिंग करने का मतलब जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सबको पता होगा एनसीईआरटी ने एक टेबल बनाई है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए। एक बनाई है सीड की कलर, और फिर लिखे हैं फ्लावर की कलर, फिर लिखेंगे प्लांट की हाइट। सबसे क्वेश्चन आता है, बताइएगा बच्चे, एनसीईआरटी ने इसको इंक्लूड किया है। 4 फ्लावर की पोजीशन, पॉड की शेप, पॉड की कलर और सीड की शेप। बच्चे बताइएगा, इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव सबको याद है ना? डोमिनेंट और रिसेसिव। अब बताइएगा हमें, फिर हम पूछेंगे क्रोमोसोम नंबर किस पे है ये कैरेक्टर, क्रोमोसोम नंबर। बताइए, सीड के कलर के लिए सबको याद है, रिकॉल कीजिए, सीड के कलर के लिए ग्रीन डोमिनेंट एंड येलो रिसेसिव, ये सबको याद रखना है। फ्लावर के कलर के लिए पर्पल डोमिनेंट और व्हाइट रिसेसिव, मतलब कलर डोमिनेंट और व्हाइट आपको रिसेसिव, ध्यान से समझिएगा। प्लांट की हाइट के लिए टॉल डोमिनेंट, ड्वार्फ रिसेसिव, ये सब याद होना चाहिए। फ्लावर की पोजीशन के लिए एक्साइल डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव, ध्यान से समझिएगा। पॉड की शेप के लिए इन्फ्लेटेड डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव। पॉड के कलर के लिए जस्ट रिवर्स, सॉरी यहां उल्टा हो गया, यहां होना चाहिए येलो डोमिनेंट ग्रीन रिसेसिव, यहां रिवर्स हो जाएगा, यहां हो जाएगा ग्रीन डोमिनेंट येलो रिसेसिव। सीड के शेप के लिए राउंड डोमिनेंट रिंकल रिसेसिव। अब हमें बताइए एक चीज, डोमिनेंट और रिसेसिव तो सबको याद है, हाँ। अब समझिएगा, सीड के कलर के लिए येलो डोमिनेंट ग्रीन रिसेसिव, फ्लावर के कलर के लिए पर्पल डोमिनेंट व्हाइट रिसेसिव, प्लांट की हाइट के लिए टॉल डोमिनेंट ड्वार्फ रिसेसिव, फ्लावर की पोजीशन के लिए एक्साइल डोमिनेंट टर्मिनल रिसेसिव, मतलब एक्साइल पोजीशन पे फ्लावर हो, एक्साइल ये लीफ की पोजीशन से जो एंगल बनता है वो, यहां पे फ्लावर हो तो एक्साइल पोजीशन, टर्मिनल हो तो ये रिसेसिव। इन्फ्लेटेड डोमिनेंट कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव, पॉड के कलर ग्रीन डोमिनेंट येलो रिसेसिव, और सीड के शेप राउंड डोमिनेंट रिंकल रिसेसिव। क्लियर बच्चे? तो रिसेसिव और डोमिनेंट तो सबको पता है। अब हमें बताइए, क्रोमोसोम नंबर जो आपने देखा है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर कौन कौन से क्रोमोसोम पे? चलिए पहला आंसर बताइएगा। सीड के कलर और फ्लावर के कलर कौन से क्रोमोसोम पे है? ये कैरेक्टर कौन से पेयर पे है? गार्डन पी के पास अभी देखेंगे 2n इज इक्वल टू होता है बच्चे 14, मतलब 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो बताइए, सीड के कलर और फ्लावर के कलर 1 क्रोमोसोम पे, कौन सा पेयर? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? सीड के कलर और फ्लावर के कलर कौन से क्रोमोसोम पेयर पे है? येलो डोमिनेंट बच्चे उसके कंडीशन में सीड की कलर में हो जाएगा डोमिनेंट। क्लियर कोशिका? कोशिका बच्चे क्लियर? सीड के कलर के लिए येलो डोमिनेंट ग्रीन रिसेसिव, पॉड की कलर के लिए रिवर्स हो जाता है, ग्रीन डोमिनेंट येलो रिसेसिव। आप समझिएगा बच्चे, हम क्रोमोसोम नंबर बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पेयर पे सीड के कलर, फर्स्ट पेयर पे ही सीड के कलर, प्लांट की हाइट 4th पेयर पे, फ्लावर की पोजीशन 4th पे, पॉड की शेप 4th पे, पॉड की कलर 5th पे, और सीड का शेप 7th पेयर। ये कंसेप्ट क्लियर बच्चे?
क्या पूछा जाता है आपसे कि आपको जो है सीड की कलर और फ्लावर की कलर कौन से क्रोमोसोम पेयर पे है, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा फर्स्ट। पूछा जाएगा अब प्लांट की हाइट की पोजीशन एंड पॉड की शेप कौन से क्रोमोसोम पेयर पे, फोर्थ। और पूछा जाएगा पॉड की कलर फिफ्थ और सीड की शेप सेवेंथ। तो ये सारे क्रोमोसोम नंबर याद रखना है, मतलब एग्जाम में आएगा कैरेक्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो कैरेक्टर प्रेजेंट है बच्चे फर्स्ट पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे और सेवेंथ पे। कौन से पेयर कैरेक्टर एब्सेंट है, सेकंड पे कोई भी, सेकंड पेयर पे कोई भी कैरेक्टर नहीं है, थर्ड पे कोई भी नहीं है, सिक्स पे नहीं है। तो याद क्या रखना है कि मेंडल की गार्डन पी जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है, रिसेसिव कैरेक्टर कौन है, और आपको याद रखना है कौन से कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी। तो याद रखना है कलर, दोनों कलर, सीड की कलर और फ्लावर की कलर फर्स्ट पेयर पे, प्लांट की हाइट और फ्लावर की पोजीशन और पॉड की शेप फोर्थ। फिर पूछा जाएगा सीड शेप और आपको जो है पॉड कलर, तो पॉड कलर फिफ्थ पे और सीड शेप सेवेंथ पे। तो बताइए मैक्सिमम कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम पे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम पे है, बोर्ड पे ही है, फोर्थ। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास जो है इस कैरेक्टर में कहां कहां पे कौन कौन से क्रोमोसोम पे कैरेक्टर है, तो पूछा जाएगा हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम अकाउंट्स कैरेक्टर, कितने होंगे, 7 पेयर में कितने पे कैरेक्टर है बच्चे, 4 पे, फर्स्ट पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे और सेवेंथ पे। कैरेक्टर कहां कहां नहीं है, तो सेकेंड पे, थर्ड पे और सिक्स्थ पे। और मैक्सिमम कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे है, फोर्थ पे। क्वेश्चन समझ में आ गया। और पूछा जाएगा हमारे पास सीड की कलर, फ्लावर की कलर कौन से पेयर पे, फर्स्ट पे, प्लांट की हाइट, फ्लावर की पोजीशन एंड पॉड की शेप फोर्थ पे। आपको फ्लावर की कलर के बाद याद रखना है पॉड की कलर, और आपको कहां मिलेगा, फिफ्थ पे, और सीड की शेप सेवेंथ पे। एक और फैक्ट याद रखिएगा बच्चे, मेंडल ने गार्डन पे ही सेलेक्ट की, उसके पीछे कुछ रीजन आते हैं, हम आपको एक बार रिकॉल कराते हैं, याद रखिएगा। मेंडल ने गार्डन पी क्यों सेलेक्ट की, उसके पीछे कुछ रीजन एग्जाम में पूछा जाएगा। फर्स्ट रीजन, गार्डन पी क्या होते हैं बच्चे, गार्डन पी होते हैं एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मतलब उसकी लाइफ स्पेन होती है 3 to 4 मंथ, और इस 3 to 4 मंथ वाले प्लांट्स की लाइफ स्पेन से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम 1 ईयर में क्या कर सकते हैं, 3 और 4 टाइम्स जो है वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 मंथ ओल्ड प्लांट्स है या लाइफ स्पेन वाले प्लांट है, तो उसकी रिपीटेशन हम 3 टाइम कर सकते हैं। कोई 3 मंथ ओल्ड है तो उसकी रिपीटेशन कितने टाइम कर सकते हैं, टाइम्स। तो हम लाइफ स्पेन शॉर्ट है इसलिए हम गार्डन पी को सिलेक्ट करते हैं। दूसरे फैक्ट याद रखिएगा, गार्डन पी के पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब गार्डन पी जो है वो सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अकाउंट करता है। जैसे कुछ आपने यहाँ देखा है, फ्लावर की कलर, सीड की शेप, नहीं आपको पॉड की कलर, पॉड की शेप, ये सब सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर गार्डन पी में है, इसलिए मेंडल ने गार्डन पी को सिलेक्ट किया। थर्ड फैक्ट याद रखिएगा, गार्डन पी क्या होता है, बाइसेक्सुअल, और इसमें हम सेल पॉलिनेशन कर सकते हैं। बट अगर जरूरत पड़ेगी तो आपने एक फेनोमेनन पढ़ा था बच्चे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उससे क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी। नेक्स्ट याद रखिएगा, गार्डन पी जीनोम साइज स्मॉल होता है, और जीनोम साइज स्मॉल है मतलब 2n इज इक्वल टू कितने होते हैं बच्चे, 14। क्रोमोसोमल स्टडी में भी आपको आसानी होती है, इसलिए मेंडल ने क्या सेलेक्ट की, गार्डन पी। फिर पूछा जाए गार्डन पी क्या होते हैं, गार्डन पी में सैंपल साइज या सीड काफी अधिक प्रोड्यूस होते हैं, तो जिससे सैंपल साइज लार्ज होगा और आपको स्टैटिकल डेटा एनालिसिस में क्या होगी, काफी आसानी हुई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने गार्डन पी ही क्यों सेलेक्ट की इतने प्लांट्स में, तो उसकी पॉसिबल रीजन समझ में आ गया बच्चे सबको। गार्डन पी के सिलेक्शन की पॉसिबल रीजन समझ में आ गया कि मेंडल ने गार्डन पी ही क्यों सेलेक्ट किया, उसके पीछे रीजन पूछा जाता है। तो हम पहले इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखें कि गार्डन पे ही क्यों सेलेक्ट किए, फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट इतने टाइम तक अननोटिस क्यों रहा। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लें।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अब नेक्स्ट बढ़े। मेंडल के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में बच्चे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी। इतने सभी प्लांट्स में गार्डन पी ही क्यों मेंडल ने सेलेक्ट की? तो उसकी रीजन हमने आपको बताई, वही रीजन एक दो आपको याद रखनी है। फर्स्ट, गार्डन पी कैसे होते हैं बच्चे? गार्डन पी आर एनुअल। एनुअल मतलब लाइफ स्पेन कितनी होती है? 1 ईयर के अंदर 1 to आपको 3 to 4 मंथ। गार्डन पी की फर्स्ट लाइन बच्चे याद रखना है, मेंडल इतने सारे प्लांट्स में गार्डन पी ही क्यों सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए? तो फर्स्ट रीजन होगा गार्डन पी कैसा है बच्चा? एनुअल। एनुअल है तो 3 से 4 मंथ में इसकी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाती है। तो जो 3 मंथ लाइफ स्पेन का है उसे हम 1 ईयर में कितने बार ग्रो कर सकते हैं? 4 टाइम्स। जो 4 मंथ की लाइफ स्पेन का है उसे हम कितने टाइम ग्रो कर सकते हैं? 3 टाइम्स। अब मान लीजिए मेंडल कोई ऐसे प्लांट आपको सेलेक्ट किए होते जिसकी लाइफ स्पेन सेवरल ईयर की होती, तो ह्यूमन की भी लाइफ स्पेन आप जानते हैं एवरेज कितने है? 60। अब ऐसे मेंडल 62 ईयर्स ही सर्वाइव किए थे। तो अगर मान लीजिए 3 और 4 ईयर या 10 ईयर वाले प्लांट सेलेक्ट किए होते तो ये अपनी पूरी लाइफ स्पेन में बहुत कम आपको एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर पाते। तो मेंडल ने जो है वो क्या किया, किसे सेलेक्ट किया? ऐसी प्लांट को जिसकी लाइफ स्पेन क्या हो? स्मॉल। अब ये लाइफ स्पेन 3 to 4 मंथ का है तो 1 ईयर में ये सेवरल टाइम रिपीट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। ऐसे प्लांट सेलेक्ट की होती जिसकी लाइफ स्पेन काफी अधिक है तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आपको ऐसा अगर सिलेक्ट हो जाता तो एक्सपेरिमेंटल ईयर काफी अधिक प्रोसीड कर जाते और उससे रिजल्ट आपको एनालिसिस में काफी प्रॉब्लम होती। तो फर्स्ट लाइन याद रखना है, गार्डन पे सेलेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि ये एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट में भी लाइफ स्पेन इसकी क्या है? 3 to 4 मंथ की। एनुअल मतलब लाइफ स्पेन 1 ईयर के में कंप्लीट हो। दूसरा, सेकेंड क्या याद रखना है बच्चे गार्डन पी से? गार्डन पी अकाउंट्स लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। बहुत सारे आपने देखा है। तीसरा बच्चे याद रखना है, गार्डन पी कैसे होते हैं? आर बाइसेक्सुअल अकॉर्डिंग टू नीड। क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो पॉसिबल। वैसे तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है बट क्रॉस पॉलिनेशन भी जरूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं। लाइफ स्पेन के अलावा जीनोम साइज भी इसमें स्मॉल है बच्चे। जीनोम साइज क्या है? स्मॉल। 2n इज इक्वल टू कितने हैं बच्चे? 14। मतलब कितने पेयर क्रोमोसोम है? 7 पेयर। फिफ्थ याद रखिएगा बच्चे, क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है। तो सैंपल साइज क्या होंगे? मतलब हम क्या कर सकते हैं? डेटा एनालिसिस करने में आसानी होगी क्योंकि सैंपल साइज क्या होगा? लार्ज। अब दूसरा समझिएगा, एग्जाम में आएगा मेंडल की एक्सपेरिमेंटल ईयर पब्लिश कब हुई? 1866 में। 1866 में क्या हुई? एक्सपेरिमेंट पब्लिश। और मेंडल की डेथ आपको एक्सपेरिमेंटल पब्लिश हुआ किस नाम से बच्चे? ये भी एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन।
मेंडल की डेथ कब हुई बच्चे? सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1884 डेथ 10 दिसंबर को 1884। और कौन सी कॉजेटिव रीजन थी मेंडल की डेथ के लिए? तो याद रखिएगा किडनी फेल्यूर्स। नेक्स्ट एक फैक्ट्स और याद रखेंगे बच्चे, रीडिस्कवरी। मेंडल की रीडिस्कवरी कब हुई? आपको जो है 1900 में। और 1900 में इस समय मेंडल जो है बच्चे लकी थे, क्योंकि यहाँ 3 साइंटिस्ट इसकी रीडिस्कवरी के लिए आपको रिलेटेड है। कौन कौन से याद रखिएगा बच्चे? रीडिस्कवरी बाय फर्स्ट ह्यूगो डी व्राइस, ये कहां के थे बच्चे? हॉलैंड के। दूसरे साइंटिस्ट बच्चे याद रखिएगा कार्ल स्कोरेंस, ये कहां के थे? जर्मनी। और एक बच्चे याद रखिएगा सेरमर, ये कहां के थे? ऑस्ट्रिया के। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है बच्चे? मेंडल की रीडिस्कवरी कब हुई? तो मेंडलियन कंसेप्ट रीडिस्कवर्ड हुआ कब बच्चे? 1900 में बाय 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल स्कोरेन और सेरमर। तो बच्चे याद रखना है क्या आपको? मेंडल की एक्सपेरिमेंट अननोटिस रहा कितने इयर्स तक? तो देखिए 1866 में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो पब्लिश हुआ था और 1900 में रीडिस्कवर्ड हुआ। मतलब ये 34 ईयर का गैप क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी कुछ रीजन आते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि मेंडल की एक्सपेरिमेंटल ईयर कौन थी? तो आपने याद रखा 1856 से 1863। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? तो गार्डन पी। गार्डन पी में कितने प्योर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट सेलेक्ट किया? 14। कौन से प्लांट की आपको जो है डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है, रिसेसिव कैरेक्टर कौन है, कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पेयर पे है, वो याद रखना है। फिर याद रखना है मेंडल ने गार्डन पी ही क्यों सेलेक्ट किया, उसके पीछे कॉजेटिव रीजन। फिर आएगा मेंडल की एक्सपेरिमेंट 34 ईयर तक अननोटिस क्यों रहा, तो वहां 3 फैक्ट्स याद रखना है। फर्स्ट क्या, एक्सपेरिमेंट कब पब्लिश की गई? 1866 में। मेंडल की डेथ कब हुई? 1884 में। और आफ्टर डेथ ऑफ मेंडल इनकी एक्सपेरिमेंट फिर से रिडिस्कवर्ड की गई। रिडिस्कवर्ड किसने किया बच्चे? 3 साइंटिस्ट। वन नेम याद रखिएगा ह्यूगो डी व्राइस, अदर नेम याद रखिएगा कार्ल स्कोरेंस, और थर्ड नेम याद रखिएगा बच्चे कौन? सेरमर। सेरमर कहां के थे? ऑस्ट्रिया के। पूछा जाएगा मेंडल की एक्सपेरिमेंट अननोटिस रहा 34 ईयर तक, उसके पीछे रीजन क्या था, वो भी एग्जाम में आता है। एक बार सुन ले क्या क्या रीजन था, समझिएगा। मेंडल ने अपनी एक्सपेरिमेंट जिस जर्नल में पब्लिश की थी वो लोकल जर्नल था, और उस लोकल जर्नल के डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या थे? रेस्ट्रिक्टेड। ध्यान से समझिएगा, जैसे आपके यहाँ इंडिया टुडे वीकली मैगजीन है, वैसे ही एक वीकली जर्नल आपको पब्लिश होती थी उस समय वेडनेसडे को, और उसी में मेंडल ने अपनी एक्सपेरिमेंट पब्लिश कर दी थी। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या थी? रेस्ट्रिक्टेड। इसलिए मेंडल की ग्रेट कंट्रीब्यूशन की क्या हुई? आपको रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन हुई। फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन याद रखिएगा, मेंडल ने अपनी डेटा एनालिसिस में मैथमेटिक्स यूज की थी, स्टैटिक्स यूज की थी। अलजेब्रा और स्टैटिक्स का यूज करना ट्रू बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट 34 ईयर तक क्या रहा बच्चे? अननोटिस। थर्ड फैक्ट याद रखिएगा, उस समय साइंटिस्ट किसमें एंगेज थे? डार्विन की एक बुक आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज स्टडी करने में कौन एंगेज थे? साइंटिस्ट। तो उन्होंने मेंडल की इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन या ग्रेट आपको जो एक्सपेरिमेंट पे प्रॉपर अटेंशन नहीं दी। थर्ड याद रखिएगा, मेंडल उस समय के पॉपुलर साइंटिस्ट नहीं थे, इसलिए इनके ग्रेट कंट्रीब्यूशन पे प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि मेंडल को नागेली ने एडवाइस दी क्या कि सेम एक्सपेरिमेंट 2 प्लांट्स पे रिपीट करे, और वो 2 प्लांट्स बच्चे कौन था? हैवक वीड्स और डॉलिकोस लवलम। मेंडल ने 6 ईयर तक वो सेम एक्सपेरिमेंट की, बट सेम रिजल्ट नहीं मिला। बाद में पता चला वो दोनों प्लांट ही गलत थे। वो दोनों प्लांट क्या थे बच्चे? एपोमिक्सिस। आपने एपोमिक्सिस एक फेनोमेनन पढ़ी थी जहां सीड की डेवलपमेंट हो जाता है कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन और मियोसिस। तो हमें याद रखना है
कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट 34 ईयर तक अननोटिस क्यों रहा, उसकी पॉजिटिव फैक्टर समझ में आ गया बच्चे। तो हमें मेंडल के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से सारे क्वेश्चन आते हैं कि मेंडल ने गार्डन पे ही क्यों सेलेक्ट किया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट अननोटिस कितने ईयर तक रहा, 34 ईयर तक क्यों रहा, उसके पॉजिटिव फैक्टर याद रखनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट रीडिस्कवर्ड कब हुई, 1900 में, और कितने साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर्ड की, 3। मेंडल जब तक आपको जीवित रहे तब तक वो अनलक्की रहे। देखिए इनकी डेथ हो गई 1884 में, तब तक इनकी कंट्रीब्यूशन पे प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली, लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ मेंडल 3 साइंटिस्ट ने इनके एक्सपेरिमेंट पे फिर प्रॉपर वर्क किया। अगर किसी सिंगल साइंटिस्ट ने वर्क की होती बच्चे तो क्या होता कि ये पूरा क्रेडिट खुद ले जाता, क्योंकि उस समय मेंडल थे ही नहीं, मेंडल की उस समय डेथ हो चुकी थी। तो मेंडल आफ्टर डेथ लकी रहे क्योंकि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, इनकी सेम एक्सपेरिमेंट पे या एक्सपेरिमेंटल पेपर पे वर्क किया। तो क्रेडिट किसे मिला बच्चे, मेंडल को। नहीं तो ये सारे क्रेडिट अगर एक साइंटिस्ट अगर ये आपको वर्क करते तो सारे क्रेडिट खुद ले जाते। क्यों बच्चे, क्योंकि मेंडल की उस समय क्या हो गई थी, डेथ। तो हमें मेंडल की रीडिस्कवरी समझ में आ गया कि मेंडल की रीडिस्कवरी 34 इयर्स के बाद क्यों रही, उसके पीछे कुछ पॉजिटिव फैक्टर है, वो समझ में आ गया बच्चे। उसके फैक्टर देखने से पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लें कि मेंडल ने गार्डन पे ही क्यों सिलेक्ट किया, उसके मेंडल की एक्सपेरिमेंट कब पब्लिश हुई, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, मेंडल की डेथ कब हुई, और डेथ के लिए रीजन क्या था बच्चे, किडनी फेल्यूर्स। मेंडल की रीडिस्कवर्ड जो हुए वो 1900 में कौन से 3 साइंटिस्ट ने की, तो ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल स्कोरेंस और सेरमैक। सेरमैक कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के, कार्ल स्कोरेंस जर्मनी, ह्यूगो डी व्राइस हॉलैंड। तो मेंडल की एक्सपेरिमेंट रीडिस्कवर्ड हुई आफ्टर 34 इयर्स, जब ये पब्लिश्ड हुआ उसके 34 इयर्स के बाद। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेंडल की एक्सपेरिमेंट 34 इयर्स तक अननोटिस क्यों रही, तो उसके पीछे वही रीजन याद रखेंगे जो अभी हमने बताया। तो फिर से लिख दे, इसके स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चे। अब लास्ट में एक क्वेश्चन जैसे आपने यहां देखा, देखिए मेंडल के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से एक क्वेश्चन पढ़िए रहते ही हैं, इसलिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को ढंग से आपको जो है वो सारे क्वेश्चन देखने होंगे। लास्ट में आपसे पूछा जाता है, बस एक इसके लास्ट आंसर देख लें बच्चे, उसके बाद हो जाए। हाँ, वाई मेंडल एक्सपेरिमेंट, जो हमने अभी समझाया वो सारे पॉइंट लिख ले। वाई मेंडल एक्सपेरिमेंट अननोटिस फॉर 34 ईयर। क्लियर, चलिए तो लास्ट में हम ये सारे पॉइंट लेके अननोटिस क्यों रहा 34 ईयर तक, फिर हम लोग अगली क्लास में मोनोहाइब्रिड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मेंडल के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में ये लास्ट क्वेश्चन देख लें कि मेंडल की एक्सपेरिमेंट अननोटिस रहा 34 ईयर तक क्यों, समझिएगा। फर्स्ट, मेंडल पब्लिश हिज एक्सपेरिमेंट इन, सारे पॉजिटिव फैक्टर देख ले, एक्सपेरिमेंट इन लोकल जर्नल। तो मेंडल ने लोकल जर्नल में अपनी पेपर पब्लिश की थी, और वो जर्नल जो है आपको वीकली जर्नल था जो वेडनेसडे को पब्लिश होता था। और वीकली जर्नल की डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या होती है बच्चे, रेस्ट्रिक्टेड, इसलिए ये पहली रीजन थी जो 34 ईयर तक अननोटिस रहा। दूसरा, मेंडल used statics data for data analysis। तो मेंडल ने डेटा एनालिसिस के लिए क्या यूज किया बच्चे, स्टैटिक्स की यूज की, जो ट्रू बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। थर्ड,
Mendel fails to repeat same experiment on 2 plants. और ये 2 plants बच्चे कौन कौन थे? एक याद रखिएगा, डॉलिकोस लबलब, और एक बच्चे याद रखिएगा हैवक वीड्स। ये दोनों प्लांट्स पे मेंडल ने क्यों एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं की थी? क्योंकि ये क्या प्लांट थे? एपोमिक्टिक। एपोमिक्टिक प्लांट मतलब वैसे प्लांट जिसमें सीड बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन और मियोसिस। तो एग्जाम में आएगा मेंडल सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि ये दोनों प्लांट्स ही गलत दे दी थी नागेली ने। नागेली ने 6 ईयर तक मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट रिपीट कराया, बट मेंडल करेक्ट आपको जो है सेम क्यों नहीं फाइंड आउट कर पाए? क्योंकि ये गार्डन पे अलग प्लांट्स था और ये प्लांट्स बच्चे अलग थे। गार्डन पे में मियोसिस भी होती है, फर्टिलाइजेशन भी। यहाँ सीड के डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और मियोसिस। 4th, साइंटिस्ट बच्चे कहाँ इंगेज थे? साइंटिस्ट इंगेज्ड इन स्टडिंग, क्या पढ़ रहे थे बच्चे? डार्विन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो साइंटिस्ट जो है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के स्टडी में इंगेज थे, तो उन्होंने प्रॉपर अटेंशन नहीं दी मेंडल की इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन से। और 5th याद रखिएगा, मेंडल वाज नॉट पॉपुलर साइंटिस्ट एट दैट टाइम। तो ये सारे ऐसे रीजन थे जो मेंडल की इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन पे, पूरी जेनेटिक्स जिस पे बेस्ड है, उस पे प्रॉपर अटेंशन नहीं मिले। कितने इयर्स तक? 34। तो बच्चे क्लियर हो? अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली, एक आएगा आपको कि मेंडल ने गार्डन पे ही क्यों सेलेक्ट की और उसमें कौन से डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है, और कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे है। एक आएगा मेंडल की ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो थी, या पब्लिशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ईयर कौन सा थी? तो आप याद रखिए 1866। और रीडिस्कवरी कब हुई? 1900 में। रीडिस्कवरी जो है वो 34 इयर्स के लॉन्ग इंटरवल पे क्यों हुआ? तो उसके पीछे ये सारे पॉजिटिव फैक्टर है। क्लियर बच्चे? सबको क्लियर? तो मेंडल ने आपको एक्सपेरिमेंट तो पब्लिश कर दी थी 1866 में, बट ये साइंटिस्ट ने इस पर नोटिस क्यों नहीं किया? उसकी पॉजिटिव रीजन समझ में आ गया बच्चे? सबको क्लियर कि आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो है वो इतने ईयर तक अननोटिस क्यों रहा? अब हमने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल देख ली और हमने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख ली। अब अगली क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, फिर उस पे रैंडम क्रॉस देखेंगे, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मतलब डिफरेंट टाइप की क्रॉस देख लेंगे जो मेंडल की कंसेप्ट पे है, और फिर मेंडल की पोस्टुलेट पे आएंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर बच्चे? अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर बच्चे? सबको क्लियर नहीं यहाँ तक? ये आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉस से अगली क्लास में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्रॉस समझना बहुत जरूरी है, और क्रॉस को भी कितने समराइज फॉर्म में हम याद रख सकते हैं उसके भी फॉर्मूला देखेंगे, कैसे हम क्रॉस को आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लें, रेस्ट हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। चलिए बच्चे, थैंक यू सो मच। ओके।